हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा जाता है और ये टॉपिक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ा जाता है। आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ कि जब मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं तो कैसे वो मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ करते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर तरह से नॉलेज के पर्पज से बहुत अच्छा टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। 30 एमसीक्यू अपन इस वीडियो में कवर करेंगे और बाकी के 30 एमसीक्यू आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कहता है, कुल व्ययों के स्थिर व परिवर्तनीय व्ययों के रूप में बंटवारे द्वारा लागत नियंत्रण व निर्णय में पर्याप्त सहायता मिल सकती है। इस उद्देश्य के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। अभी तो मुझे पता है आप इसका फटाक से आंसर लगा लोगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। लेकिन जब ये क्वेश्चन वैसे आता है, बहुत सारे 100, 125 या 150 क्वेश्चनों के ढेर में आता है, तब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग याद आए। इसलिए आप समझ लीजिए इसको कि ये क्या कहता है कि हमारे जितने भी खर्चे हैं, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो खर्चा होगा, लेकिन अगर टोटल खर्चों को हम फिक्स्ड खर्चों में बांट दें और वेरिएबल खर्चों में बांट दें कि कौन सा खर्चा फिक्स है, कौन सा खर्चा वेरिएबल है। मकसद क्या है? ताकि हम कॉस्ट को बेटर कंट्रोल कर सकें, ताकि बेटर डिसीजंस लिए जा सकें। इसके लिए जो आप मेथडोलॉजी या जो तकनीक इस्तेमाल करोगे वो होती है मार्जिनल कॉस्टिंग। उसे हम कहते हैं सीमांत लागत विधि। सीमांत लागत विधि की विशेषताएं लिखी हुई है। इस पद्धति में खर्चों को फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटा जाता है। उसको बांटने से क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा। एमसीक्यू के थ्रू ही मैं आपका इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, पूरा बस बने रहिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहता है, दो अवधियों में कुल लागत क्रमशः 10,000 इकाइयों और 15,000 इकाइयों के लिए 50,000 व 65,000 रुपए है। सीमांत लागत प्रति इकाई कितनी है और स्थिर लागत क्या है? मैं आपको बताऊं, अगर आप कॉस्टिंग, जो कॉस्टिंग वाली बुक में पढ़ा जाता है और वहां पे आप ओवरहेड कॉस्टिंग देखोगे, वहां पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में तो है ही है क्या बात आप समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए ये फर्स्ट पीरियड है। फर्स्ट पीरियड में आपने 10,000 यूनिट्स का उत्पादन किया और 10,000 यूनिट्स के उत्पादन करने पे आपका 50,000 का खर्चा बैठा। ठीक है। अब जब हमने सेकंड पीरियड लिया तो हमने ज़्यादा उत्पादन किया, हमने 15,000 यूनिट का उत्पादन किया। अगर मैं एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, 10,000 की जगह अगर आपने 15,000 यूनिट का उत्पादन किया, मतलब 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, 50% ज़्यादा प्रोडक्शन किया, तो आपकी कॉस्ट लॉजिकली 75,000 आनी चाहिए। भाई 50% प्रोडक्शन बढ़ाया है तो आपकी कॉस्ट 50% बढ़नी चाहिए, लेकिन आपकी कॉस्ट इन्होंने बताया 75,000 नहीं आई है, 65,000 आई है। मैं बस आपको एक समझ देना चाहता हूं कि अगर मैं 15,000 इकाइयां बनाता और उस पर मेरी कॉस्ट 50,000 ही आती तो मैं बोलता फिक्स्ड खर्चा है। पहले भी 50 आया, अभी भी 50 आया, तो मैं फिक्स्ड बोलता। अगर ये 50% बढ़ के 75,000 हो जाता तो मैं बोलता कॉस्ट वेरिएबल नेचर की है। लेकिन कॉस्ट बढ़ी तो सही, आप देखो प्रोडक्शन बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ी तो सही, पर उतनी नहीं बढ़ी। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि इसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट एलिमेंट भी है और वेरिएबल कॉस्ट एलिमेंट भी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला आपको याद करना है, VCPU। मेरे नाम से ही है, विश्वजीत छतवानी। पर यूनिट नो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसमें आपको क्या करना है, एक तो देखना है चेंज इन कॉस्ट और एक आपको देखना है चेंज इन यूनिट, कि कॉस्ट में कितना बदलाव आया और यूनिट यानी आउटपुट में कितना बदलाव आया। जैसे 50,000 से 65,000 हो गया तो आपका कॉस्ट में जो बदलाव है वो 15,000 है और आपका जो यूनिट में बदलाव है 10 से 15, तो आपका यूनिट में बदलाव है 5,000। तो इधर 15,000 है, नीचे 5,000 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है आपका 3 रुपए पर यूनिट। तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ी देर के लिए मान लो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट सिनोनिमस है, तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट है वो है 3 रुपए यूनिट। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आपने 10,000 इकाइयां बनाई होगी तो 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई। जबकि इस सीजन की कॉस्ट 50,000 है
तो बाकी की 20,000 की जो कॉस्ट है वो फिक्स रही होगी। और इस बात को मैं दोबारा साबित करने के लिए बोलता हूं कि जब आपने नेक्स्ट टाइम 10,000 की जगह 15,000 इकाइयां बनाई तो 15,000 इकाइयों पे 45,000 रुपए की जो कॉस्ट है वो तो वेरिएबल रही होगी, 15×45 वेरिएबल रही होगी। और जबकि आपकी टोटल कॉस्ट अगर 65,000 आई तो बाकी की जो 20,000 की कॉस्ट है वो फिक्स रही। यानी दोनों ही सीजन्स में आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपए यूनिट और फिक्स कॉस्ट है 20,000 फिक्स। तो सीमांत लागत 3 रुपए प्रति इकाई और स्थायी लागत 20,000 रुपए। ठीक है, आराम से, अभी ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे तो ये समझ में आपको आ गया है। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चनों के दौरान ही आप समझेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों सीखना समझना बड़ा यूजफुल है। सीमांत लागत के तहत उत्पाद की लागत में शामिल है। जब हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में तो हम केवल वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन कहता है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय केवल प्राइम कॉस्ट को ध्यान रखोगे, प्राइम कॉस्ट के साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड को ध्यान रखोगे, प्राइम कॉस्ट के साथ फिक्स्ड ओवरहेड। तो देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग की इस वाले खर्चे के साथ तो बनती ही नहीं है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है भाई, फिक्स खर्चा तो फिक्स है, उसका प्रोडक्ट को बनाने से कोई लेना देना नहीं है। इस मेथड का जो मूल भाव है वो ये है कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है या नहीं बनाना है, उसे क्या भाव पे बेचना है, उस समय केवल हम ये देखते हैं कि इसे बनाएंगे तो क्या लगेगा, जो लग ही रहा है, जो लगेगा ही लगेगा, जो नहीं बनाएंगे तो भी लगेगा, यानी फिक्स कॉस्ट को सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट पे तो ध्यान देते ही नहीं है। चौथा लास्ट ऑप्शन है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ध्यान रखा जाता है। देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में आप जो प्राइम कॉस्ट होती है, प्राइम कॉस्ट आप कॉस्टिंग पढ़ के आए हो तो आपको पता है, प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस कॉस्ट को अपन एक शब्द में बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। एक तो हम प्राइम कॉस्ट का ध्यान रखते हैं और जितने भी आपके वेरिएबल ओवरहेड हैं, चाहे वो फैक्ट्री के वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे ऑफिस के वेरिएबल ओवरहेड हो, चाहे सेलिंग के वेरिएबल ओवरहेड हो, तो हम जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय हम प्राइम कॉस्ट का और जो वेरिएबल ओवरहेड्स है उनका ध्यान रखते हैं। तो किसका ध्यान नहीं रखते हैं? जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड हैं, चाहे वो किसी भी नेचर के हों, फिक्स्ड ओवरहेड का हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड, इस तरह से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को डिफाइन करते हैं। इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड कॉमर्स, यूके ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्जामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप, हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 रुपये है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं,
289 फाइल्स हैं, पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए, वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी है। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई रहती है, तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ कुल स्थायी लागत। तो आप मुझे बताओ कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? आंसर इज नो। क्या फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन घटने पर घटेगी? नहीं घटेगी। यानी अगर आपका प्रोडक्शन, जैसे आप आउटपुट बोल लो, वॉल्यूम बोल लो, आपका वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है, उत्पादन फ्लक्चुएट होता है, तो भी फिक्स्ड कॉस्ट प्रभावित नहीं होती है। ये इसका सही आंसर है, तो भी फिक्स कॉस्ट प्रभावित नहीं होती है। अब कभी कभी गेम, वो आपके साथ एग्जाम में गेम खेल लेगा। अगर वो यूं लिख दे, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ प्रति इकाई, जैसे कुल शब्द की जगह अगर वो प्रति इकाई शब्द डाल देगा, तो फिर मेरा आंसर होगा प्रति इकाई प्रभावित होती है। अगर प्रति इकाई पूछेगा तो किससे, क्या है यार, ये समझ ही नहीं आ रहा। सोचो आपका जो रेंट है, आपका कारखाना है, कारखाने का आप 20,000 रुपये महीने का रेंट देते हो। अब अगर आप 5,000 यूनिट बनाओगे, अगर आप प्रोडक्शन करोगे 5 यूनिट, तो एक बार के लिए 20,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये हो गया आपका 4 रुपये पर यूनिट, है ना। अगर हम रेंट निकालें और रेंट को हम पर यूनिट अलोकेट करें, तो हमारा रेंट का खर्चा, जैसे प्रोडक्ट को बनाने में होता है मटेरियल का खर्चा पर यूनिट, वेजेस का खर्चा पर यूनिट, अगर हम रेंट को वसूल करें, एक अवशोषण लेखांकन पद्धति होती है, अगर हम रेंट को वसूल करें तो हम बोलेंगे 4 रुपये पर यूनिट। 2 मिनट और, अगर सपोज करो अगले महीने में भी रेंट, वो तो आपका 20,000 रहा, लेकिन आपका प्रोडक्शन हुआ मान लेते हैं 10,000 यूनिट, तो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट अगर रेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो हुई 2 रुपये यूनिट। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट को कुल के रूप में देखोगे तो कुल तो पहले भी 20,000 लगे थे और कुल अभी भी 20,000 लगे हैं, लेकिन अगर आप इसे पर यूनिट के संदर्भ में देखोगे तो जब आपने प्रोडक्शन कम किया तो आपकी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 4 रुपये रही और ज़्यादा रही, और अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन किया तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम रही। तो एग्जाम में आंखें खोल के देख लेना कि उन्होंने आपसे कुल स्थायी लागत पे प्रभाव पूछा है, तो आप बोलोगे कुल स्थायी लागत उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन अगर प्रति इकाई बोला हो तो प्रभावित होती है। समझ के, है ना बेटा, ठीक है। अपने को मतलब हमेशा याद रखना कि आसान क्वेश्चनों में, जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी सावधानी रख के अपन क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, उसमें अपने नंबर नहीं गंवाने, है ना, ठीक है। इसके बाद है सीमांत लागत किसके लिए सबसे उपयोगी तकनीक है? अच्छा, मतलब ये जो अपन मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, क्या ये शेयर होल्डर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या ये मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या ये ऑडिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? या ये क्रेडिटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। ये टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा जाता है। मैनेजर्स मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। कैसे डिसीजंस लेते हैं वो अभी आएगा,
पर उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत उपयोगी है। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको भी लगेगा हाँ यार सर ये तो बहुत सीखने जैसी चीज़ है, अदरवाइज हमारे डिसीजंस गलत हो जाते हैं। तो प्रबंधन के लिए ये बहुत ही अति उपयोगी तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमांत लागत तकनीक प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन से निर्णय लेने में उपयोगी है। अब इसने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया कि अभी आपने कहा था मैनेजमेंट के लिए उपयोगी है, तो बताओ कौन से डिसीजन में काम आएगा। तो मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट हमें घर में बनाना चाहिए या वो प्रोडक्ट हमें बाहर से लेना चाहिए, उसको डिसाइड करने में मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत यूजफुल है। जैसे सपोज करो एक टॉय है ना, या मान लीजिए एक पार्ट है, हम इस डायलेमा में हैं, इस दुविधा में हैं कि वो पार्ट हम घर में बना लें या वो पार्ट हम बाहर से खरीदें। तो सपोज करो अगर अपन बाहर से खरीदते हैं तो वो अपने को मिल रहा है 15 रुपये यूनिट, और अगर हम इसको घर में बना रहे हैं तो उसका जो वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है मान लीजिए वो आ रहा है 14 रुपये यूनिट। तो आप कहेंगे इसे घर पे बना लेना चाहिए, और आप कहेंगे सर इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या यूज़ है, इसमें तो कॉमन सेंस लग जाएगा। नहीं, खर्चा आप किससे कंपेयर करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट से। हो सकता है कि आप इस पार्ट को बनाओ तो आपकी सपोज कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 14 रुपये यूनिट और आपकी फिक्स कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 4 रुपये यूनिट, और इस तरह से आपका कॉस्ट हो रहा है 18 रुपये यूनिट। ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये ना घर में बना रहे हैं तो 18 रुपये यूनिट आ रहा है और बाहर से ले रहा है 15 रुपये यूनिट, तो अपने को बाहर से लेना चाहिए, लेकिन आप कंपेयर ही गलत कर रहे हो। मेकिंग और बाइंग डिसीजन में अपन खरीदने के कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं कि हम घर में बनाएंगे तो अब कितना और लगेगा, या मार्जिनल कॉस्ट अब कितना लगेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग ही रहा होता है, बनाओ चाहे मत बनाओ। तो आपको हमेशा बाइंग कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट को अपनी मार्जिनल कॉस्ट से कंपेयर करना होता है। तो ये डिसाइड करने में कि कोई प्रोडक्ट हम घर में बनाएं या बाहर से लें, है ना, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग काम आती है। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट की हम क्या कीमत रखें, बाजार में क्या भाव पे सप्लाई करें, उसमें भी मार्जिनल कॉस्टिंग का ध्यान रखना चाहिए। और कोशिश यही करना चाहिए कि सबसे पहले सेलिंग प्राइस ऐसा हो कि कम से कम उसकी मार्जिनल कॉस्ट तो कवर हो जाए। आप कभी भी अपना सेलिंग प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से कम पे नहीं बेचोगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट को बनाने जाएंगे तो कितना रुपए खर्चा आएगा, तो कम से कम बेचने से उतना रुपया तो मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिल रहा है तो फिर बनाने का कोई तुक नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास कम कीमत पे ऑर्डर आएगा तो आप उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ये डिसाइड करने में भी मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत काम आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, आप बात समझ जाओगे। सपोज करो आप कोई चीज़ बना रहे हो, आपकी मटेरियल कॉस्ट आ रही है 40,000 और आपकी लेबर कॉस्ट आ रही है 20,000 और रेंट जो कि फिक्स नेचर का है और आपको वो देना पड़ता है मान लेते हैं 10,000। नॉर्मल बुद्धि का लोग कैसे सोचते हैं वो बताता हूँ। तो वो क्या सोचेगा कि हमारी कॉस्ट आ रही है 70,000, ठीक है, और सपोज करो कि हम 10,000 यूनिट बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट आ रही है 7 रुपये यूनिट, ठीक है। और ये सही भी है कि हमारी 70,000 की कॉस्ट है और हमारी पर यूनिट कॉस्ट है 7 रुपये पर यूनिट। अब सपोज करो एक ये व्यक्ति है, ये दूसरे शहर का, दूसरे राज्य का या दूसरे देश का हो सकता है, वो कहता है साहब मैं आपसे 5,000 यूनिट लेने को तैयार हूँ, अगर जो आप मुझे 6.5 रुपये में दो तो, यानी वो हमने को ऑर्डर देने को तैयार है। वो कहता है मैं 5,000 यूनिट लूँगा लेकिन मैं आपको 6.5 रुपये दूंगा। अब अगर अपन कंजर्वेटिव बुद्धि के हैं और ज़्यादा मोटी बुद्धि के हैं तो हम बोलेंगे नहीं देंगे भाई साहब, 6.5 में तो हमारे पोसाता ही नहीं है, पड़ता ही नहीं खाता, क्योंकि हमारी जो पड़त मतलब इनपुट कॉस्ट है, हमारी जो पड़त लागत है वो 7 रुपये यूनिट है। 7 रुपये में तो हमारे घर में बन रहा है, तो 6.5 में आपको कहाँ से दे देंगे। लेकिन आपका ये अडामेंसी गलत है, आपकी ये जो जिद है, जो आप कह रहे हो मैं ऑर्डर नहीं लूंगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर लेते समय केवल ये वाली कॉस्ट को ध्यान में रखना चाहिए था। किसको? मटेरियल और लेबर कॉस्ट को, या अगर कोई और वेरिएबल खर्चा है तो उसको ध्यान रखना चाहिए था। आपको इस रेंट के खर्चे का ध्यान नहीं रखना चाहिए था। ऐसा क्यों, पहले वो समझाता हूं। आपका देखो मटेरियल और लेबर के हिसाब से देखें तो आपकी 60,000 रुपये का खर्चा आता है और 60,000 के खर्चे में आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो आपका 6 रुपये यूनिट का खर्चा आता है। यानी
अगर आप प्रोडक्ट को सपोज करो इस ऑर्डर को सप्लाई करते हो, तो इस ऑर्डर को पूरा करने में आपका 6 रुपये यूनिट के हिसाब से खर्चा आएगा और सामने वाला आपको 6.5 रुपये ऑफर कर रहा है, तो आप कमाओगे, आप करीबन करीबन इस सौदे में 2,500 कमाते। 6 रुपये में चीज़ बन जाती, 6.5 में बेचते, 8 कमाते, 5,000 यूनिट पे 2,500 कमाते। लेकिन आपके दिमाग में ये रेंट फिक्स कॉस्ट रह गई। पर ये रेंट तो आपका लग ही रहा है ना, अभी जिस लेवल पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तब भी लग रहा है, और जब आप ये एडिशनल यूनिट बनाओगे तो आपका रेंट कोई बढ़ थोड़ा नहीं जाएगा, तो आप इस कॉस्ट को कंसीडर क्यों रहे हो। तो डिसीजन मेकिंग करते समय आप फिक्स कॉस्ट का ध्यान मत रखो, क्योंकि वो इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप केवल उस खर्चे का ध्यान रखो जो अब उस प्रोडक्ट को या उस ऑर्डर को पूरा करने में लगेगा। तो डिसीजन मेकिंग में जो संक कॉस्ट है, जो डूब चुकी है, जो अप्रासंगिक है, उसको ध्यान नहीं रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि अब इस ऑर्डर को पूरा करेंगे तो अब मेरा कितना खर्चा होगा और क्या मेरे को उससे ज़्यादा मिल जाएगा, क्या मतलब जो इसकी सेलिंग प्राइस है या वैल्यू मिलेगी वो मेरी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, अगर है तो हाँ करनी चाहिए। तो हमें कम कीमत पे नए ऑर्डर लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सोचने में भी मार्जिनल कॉस्टिंग आपको हेल्प करती है। तो ये सभी, तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी, इन सभी मामलों में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत हेल्प करेगी। अब फिर देखो आपको चकमा देने के लिए, उत्पादन बढ़ने पर प्रति इकाई परिवर्तनीय लागत। अब बंदे के दिमाग में जैसे जल्दीबाजी या स्लिप होने की आदत या खुदकुशी करने की आदत हो, यानी मतलब वेरिएबल कॉस्ट दिमाग में आता है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल जो बदलती है तो लाइन पड़ेगा उत्पादन बढ़ने पर, तो वो जल्दी से सोचेगा उत्पादन बढ़ने पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। ओ भाई साहब, ए आंसर ऐसी की तैसी, आंसर गलत हो गया। हाँ, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा था। अगर ये पूछा होता ना उत्पादन बढ़ने पर परिवर्तनीय लागत, तो आंसर सही है, लेकिन इससे पूछा पर यूनिट। तो मैं आपको चौंकाने वाली बात बताऊं, पर है नहीं चौंकने वाली, पर यूनिट वो यथावत रहती है, पर यूनिट वो यथावत रहेगी। इसका सही आंसर बी है। देखो जरा, अगर आपने 1000 यूनिट बनाई तो 5,000 खर्चा हो रहा है, ठीक है। 1000 यूनिट पे आपका 5,000 रुपये खर्चा हो रहा है, 2,000 यूनिट पे 10,000 हो रहा है, 3,000 यूनिट पे 15,000 हो रहा है, 4,000 यूनिट पे 20,000 हो रहा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई हाँ सर सही तो लिखा है आपने, और देखो सर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और ये बात सही है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इसको पर यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में देखो, यहां पे भी आपकी 5,000 डिवाइडेड बाय 1000 वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने एक वीडियो बनाया था कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन के नाम से, यूट्यूब पे आप मेरा नाम डाल के और कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन के नाम से सर्च करोगे तो वो भी आप वीडियो देख लेना, उससे आपके और पक्के हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये पर यूनिट है। जब आपने 10,000 रुपये खर्चा किया, 2,000 यूनिट बनाया, तो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपये यूनिट है। यहाँ पे भी 5 रुपये पर यूनिट है और यहाँ पे भी 5 रुपये पर यूनिट है, यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो यथावत रहती है। तो बेटा फिसलना नहीं है, अपने को संभाल के क्वेश्चन करने हैं। सिंपल बातें हैं, कोई बहुत रॉकेट जैसी चीज़ नहीं है, सिंपल है, पर संभाल के करना है। अब जैसे अधिकतम उत्पादन, मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, वो ज़्यादा से ज़्यादा माल बनाए तो 10,000 इकाइयाँ बना सकती है और उस पर हमारी लागत 25,000 आती है। और अगर हम कम से कम प्रोडक्शन करें तो भी हम 5,000 इकाइयाँ बनाते हैं और उस पे हमारी लागत 15,000 आती है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, आप तो बहुत सिंपल रखो कि पहले सीजन में क्या हुआ, है ना, जैसे OTD पे चलता है पहले सीजन में क्या हुआ। पहले सीजन में हमने यूनिट, यहाँ पे सपोज करो मैंने लिख दिया मैक्स, हमने जो मैक्सिमम इकाइयाँ बनाई वो बनाई 10,000 और उस पे जो हमारी कॉस्ट आई, जो खर्चा आया वो आया 25,000। और सेकेंड सीजन में मान लो हमने बहुत ही कम प्रोडक्शन किया, तो हमने 5,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया और हमारा खर्चा आया 15,000। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको हमेशा विश्वजीत छतवानी पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। क्या फॉर्मूला है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, चेंज इन कॉस्ट, कि आपकी कॉस्ट में कितना बदलाव आया, और चेंज इन आउटपुट, आउटपुट को अपन यूनिट में डिनोट करते हैं।
आपकी जो खर्चे में बदलाव आया है, जैसे इधर से इधर देख लो, 15 से 25, तो आपकी कॉस्ट में बदलाव आया 10,000 का, और आपके यूनिट में बदलाव आया 5,000 से 10,000, 5,000 का। थोड़ा इसको समझो, आपने 5,000 यूनिट का उत्पादन कर लिया, 5,000 यूनिट का उत्पादन कर लिया 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके। ठीक है, दिमाग लगाया करो। आधा किलो का पैकेट लेंगे, इतने रुपए का आएगा, 1 किलो का पैकेट लेंगे, इतने का आएगा। तो जेब अलाउ करे और वहाँ पे सस्ता पड़ रहा हो तो ले लेना चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, अपन उसमें नहीं जाते अब ग्रोसरी परचेजिंग में, पर दिमाग लगाया करो कि कितना अंतर आ रहा है, कितना ज़्यादा पैसा देने पे कितना ज़्यादा मिल रहा है, फिर देखना चाहिए। ठीक है, तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करने से हम 5,000 और यूनिट बना पाते हैं। तो ये हुआ बेटा जी 2 रुपये यूनिट। कि सर ये क्या आया? ये आपका आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इस चैप्टर के लिए मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट। यानी मैं अब इसकी बात करता हूँ कि जब हम 5,000 यूनिट बनाते हैं तो 2 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होती है, और इसका मतलब बाकी की ये जो कॉस्ट बची है 15 के अंदर से, वो 5,000 की कॉस्ट फिक्स नेचर की है। इसको मैं क्रॉस चेक करता हूँ। ये तो पहली सीज़न में किया, दूसरे सीज़न में जब हमने 10,000 इकाइयाँ बनाई, 10,000 इकाइयाँ बनाई तो 20,000 रुपये, 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये यहाँ से लिए, 20,000 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई। और कुल कॉस्ट अगर 25,000 है तो हमें पता है कुल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। अगर वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो बाकी की कॉस्ट 5,000 फिक्स है, तो फिक्स कॉस्ट फिक्स ही रहती है चाहे उत्पादन कितना भी हो। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट पूछे तो जवाब देना 2 रुपये पर यूनिट। इस क्वेश्चन में पूछे फिक्स कॉस्ट कितनी है तो 5,000 रुपये। इसमें इन्होंने फिक्स कॉस्ट ही पूछा है तो 5,000 रुपये। वो ये भी पूछ सकता है कि पहले सीजन की वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी, या मिनिमम प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी तो 10,000, मैक्सिमम प्रोडक्शन पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी तो 20,000। तो जो पूछे वो आंसर करना है ना। हमेशा आप याद रखना ये बात, और ये बात सिंपल भी है, याद भी रखिएगा कि आप जो घर से याद करके गए हो, तैयार करके गए हो, वो ठीक है। एग्जाम में वो आंसर लिखा जाता है जो वो मांगता है, जो वो मांगता है कि भाई मेरे को ये निकाल के दो, तो अपने को वो देने पे ही नंबर मिलेगा। मुझे क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत कुछ आता है। सामने वाला जो जानने चाहता है वो देने पे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट, सीमांत लागत तकनीक, जिसकी आज बात चल रही है। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में स्थायी लागत को क्या कहा जाता है? कुल लागत, उत्पाद लागत, अवधि लागत। तो इसे अवधि लागत कहा जाता है, पीरियड कॉस्ट। मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसा नहीं है कि हम फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो हमें फिक्स कॉस्ट भी कवर करनी है। कोई चीज़ हम दुकान खोल के बैठे हैं, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना हमारी प्राइमरी जिम्मेदारी होती है या प्राइमरी टारगेट होता है। पर उसके बाद हमें फिक्स कॉस्ट को भी कवर करना पड़ता है। ये टॉपिक बीईपी वाला टॉपिक, जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला टॉपिक है या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट वाला टॉपिक है, एक ही बात है, उससे बुरी तरह से कनेक्टेड है। या समझो वो टॉपिक इस टॉपिक के बाद ही शुरू होता है, या इसी टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अधिकतर उसी से बनते हैं। तो प्राइमरी हमारा टारगेट होता है कि हम अपनी सेलिंग प्राइस से अपनी मार्जिनल कॉस्ट कवर कर लें, उससे जो कंट्रीब्यूशन जनरेट हुआ उससे हम चाहते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट एक अवधि से संबंधित होती है। जैसे मान लो अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो फरवरी का महीना चल रहा है, तो फरवरी का महीना है और जैसे मैं जिस स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ उसका किराया 5,000 रुपये है, तो वो 5,000 मुझे देना ही देना है, उसका वो फिक्स है, वो उस पर्टिकुलर पीरियड की कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन टाइम। तो पीरियड कॉस्ट आंसर होगा, सी इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको क्या कहा जाता है? तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? प्रोडक्ट बनाएंगे तो लगेगी। अगर मैं एक खिलौना और बनाऊंगा तो एक खिलौने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में क्या लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, और आजकल मैंने बताया ना, जैसे मान लो ये 2 क्वेश्चन ही है और एग्जामिनर मान लो एक बुक में से क्वेश्चन बना रहा है, तो वो उसको आजकल ऐसे बना देता है, जैसे यहाँ लिख दिया फिक्स कॉस्ट, यहाँ लिख दिया वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ लिख दिया कंट्रीब्यूशन, और फिर यहाँ पे लिख दिया फिक्स कॉस्ट का संबंध किससे है? पीरियड से।
तो मैच द फॉलोइंग, तो वो इसको बाद में इससे मिलवाएगा। यहाँ लिख दिया सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन को इससे मिलवा देगा, और यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। तो वो मैच द फॉलोइंग कराएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट ऑल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। तो बच्चे को समय भी ज़्यादा लगता है। एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ये टेस्ट कर लेता है कि 2-3 क्वेश्चनों की कर लेता है। तो 100 क्वेश्चन आने हैं तो 100 क्वेश्चनों में वो 150 क्वेश्चन के बराबर नॉलेज चेक कर लेता है ना। यूजीसी नेट कॉमर्स में तो हर दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा मैच द फॉलोइंग या इस तरह का होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट जो प्रोडक्ट के निर्माण से या प्रोडक्ट को बनाने से संबंधित होती है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इसका आंसर बेटा जी बी रहेगा। 11वां क्वेश्चन कहता है बचाव योग्य स्थायी लागत को प्रति इकाई अंशदान से विभाजित करने पर यह किसके बराबर होता है? तो फॉर्मूला है। अच्छा, इतना वैसे आपने सुना होगा, आपने बीईपी वाला हमारा वीडियो देखा होगा, तो आपको ये पता है कि अगर फिक्स कॉस्ट, जस्ट थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, हाँ, कि अगर फिक्स कॉस्ट इसके नीचे अगर अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रखें तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए सपोज करो कि हमारी फिक्स कॉस्ट 50,000 है और हमारा एक यूनिट पे कंट्रीब्यूशन 5 रुपये है, तो हमें 10,000 यूनिट बेचने होंगे। अगर हम लॉस से बचना चाहते हैं तो हमें 10,000 यूनिट बेचने होंगे। अब एक होती है नेट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। अगर आप फिक्स कॉस्ट की जगह ये वाली कॉस्ट ऊपर रखते हो, अपॉन सीपीयू निकालते हो, तो ये जो आता है इसे हम कहते हैं शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट इस बारे में बात करता है कि अगर हम घाटे में चल रहे हों तो किस लेवल पे आके हमें प्रोडक्शन बंद करना चाहिए या चालू रखना चाहिए। जैसे सपोज करो अभी अगर हम व्यापार को चालू रखते हैं तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ रहा है 50,000, और अगर हम व्यापार को बंद कर देते हैं तो भी हमारे सारे फिक्स कॉस्ट समाप्त नहीं हो जाएंगे, कुछ फिक्स कॉस्ट तो आएंगे। सपोज कीजिए अगर हम फिक्स कॉस्ट बंद कर देते हैं तो 20,000 आएगी। इसका मतलब यह है कि 30,000 की फिक्स कॉस्ट को हम सेव कर सकते हैं। अगर हम व्यापार को बंद करने का निर्णय करें, टेम्परेरी बंद करने का निर्णय करें, तो हम फिक्स कॉस्ट 30,000 बचा सकते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं नेट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। तो जैसे 30,000 आई और अपॉन में मैंने जैसे पहले की तरह 5 का भाग लगाया तो ये 6,000 यूनिट आया। अब ये 6,000 यूनिट क्या बताता है कि अगर मंदी के समय अगर हम 6,000 यूनिट या उससे ज़्यादा बेच सकते हैं तो वी शुड कंटिन्यू, हमें शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम 6,000 यूनिट भी नहीं बेच पा रहे, 4,000 बेच रहे हैं, 3,000 बेच रहे हैं या 6,000 भी नहीं बेच रहे हैं, तो हमें शट डाउन कर देना चाहिए। तो शट डाउन पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है जो मैंने लिखा कि अगर हम यहाँ पे नेट अवॉइडेबल वर्ड आएगा, अगर हम नेट अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे दैट विल कम टू शट डाउन पॉइंट। ठीक है, शट डाउन पॉइंट का भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे आएगा, थोड़ा सा मैं तब और बात कर लूँगा। ठीक है, मुख्य घटक वह होता है जो रोकता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको की फैक्टर का सामना करना पड़ सकता है। की फैक्टर क्या होता है? जो आपके पास लिमिटेड मात्रा में उपलब्ध है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप एक हलवाई हैं, मान लीजिए हलवाई हैं, और आप ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। मान लीजिए आप लड्डू भी बनाते हैं, आप बर्फ़ी भी बनाते हैं और आप जलेबी भी बनाते हैं। आई नो आपके मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं एक बात वैसे समझा रहा हूँ। लड्डू, बर्फ़ी और जलेबी बनाते हैं, और इसको बनाने पे आप 50 रुपये कमाते हैं, इसको बेचने पे आप 60 रुपये कमाते हैं, और इसको बेचने पे आप 30 रुपये कमाते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इन तीनों को बनाने के लिए शक्कर की ज़रूरत होती है, और वो शक्कर आपके पास लिमिटेड है। और आप हलवाई हो और आप चिंता में हो कि फिर मैं क्या बनवाऊँ, लड्डू बनवाऊँ, बर्फ़ी बनाऊँ या जलेबी बनाऊँ। तो प्राइमा फेसी आप आंसर देंगे कि यार सर बर्फ़ी में कमाई ज़्यादा है तो हम बर्फ़ी बनवाएंगे। लेकिन इतना जल्दी नहीं, आपको इसमें डिवाइडेड बाय कितना शक्कर लगेगा उसका भाग लेना पड़ेगा। यानी मैं कहानी बनाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप लड्डू बनाते हैं तो आपको सपोज कीजिए 2 किलो शक्कर, मान लो कहानी है, 2 किलो शक्कर लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप बर्फ़ी बनाते हैं तो इसमें आपको 4 किलो
शक्कर लगानी पड़ेगी, कहानी है। और अगर आपको ये प्राइस कम लगते है तो 500 रुपये, 600 रुपये, इसको 300 रुपये कर देते हैं। और जलेबी बनाने में मान लीजिए आधा किलो शक्कर लगेगी, तो यहाँ आप 500 रुपये कमाएंगे 2 किलो शक्कर यूटिलाइज करके, तो 250 रुपये किलो कमाई हुई। 600 डिवाइडेड बाय 4 किया तो यहाँ 150 रुपये किलो कमाई हुई। और 300 डिवाइडेड बाय आधा किया तो यहाँ पे 600 रुपये किलो कमाई हुई। तो ऑन अ मैथमेटिकल ग्राउंड, इमोशनल ग्राउंड नहीं, मैथमेटिकल ग्राउंड पे अगर शक्कर लिमिटिंग फैक्टर है तो हमें इसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए, विवेक सम्मत इस्तेमाल करना चाहिए और हमें जलेबी का निर्माण करवाना चाहिए। तो लिमिटिंग फैक्टर, जो चीज़ कम होती है, जरूरी नहीं है कि हमेशा मटेरियल कम मात्रा में उपलब्ध हो सकता है आपका शक्कर बहुत पड़ी हो, लेकिन आपका जो बनाने वाला व्यक्ति है, हलवाई के पास जो मेन आदमी है, वो आपके पास आया और कहता है सर आज मैं बस 4 घंटे ही काम करूँगा, मुझे कहीं जाना है, मैं आज आप 4 घंटे ही काम करूँगा, आप बताओ मुझे क्या बनाना है। तो आप उससे क्या बनवाओगे? तो यहाँ पे अब लिमिटिंग फैक्टर ये हो गया। तो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है जो आपके असीमित उत्पादन या असीमित लाभ की संभावना को रोकता है। ठीक है, जो असीमित उत्पादन और असीमित लाभ की मात्रा को रोकता है वो की फैक्टर होता है। मेरा बस चले, शक्कर खूब हो तो मैं तीनों मिठाइयाँ बनवाऊंगा, मेरे पास वो मिस्त्री बहुत समय अवेलेबल हो तो मैं बोलूँगा तीनों चीज़ें बना। पर जहाँ मुझे चॉइस लेनी पड़ेगी वहाँ पे होता है निर्णय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे। लिमिट कंट्रीब्यूशन उस लिमिटिंग फैक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सीमांत लागत नीति, जो मार्जिनल कॉस्टिंग हम कर रहे हैं, उसमें मैनेजरियल डिसीजन किससे निर्देशित होते हैं? आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। आप इन दोनों से ही डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल सही है। यानी मैनेजरियल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन लेते समय ये दोनों कंपास होते हैं, ये दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो हम एक सेल्समैन हैं और एक गांव में हम सेल करने गए और हमारे पास ABCD 4 प्रोडक्ट हैं। अगर ये जो हमारा कस्टमर है वो ये कहता है कि भाई आज तो मैं बस आपसे 10 यूनिट खरीदूंगा, आपकी मर्जी, मुझे A दे दो, B दे दो, C D D कुछ भी दे दो, पर मैं 10 यूनिट से ज़्यादा नहीं खरीदूंगा, तो मैं इसको एक ऐसा प्रोडक्ट बेचूंगा जिस पे मेरा CPU हायर हो। क्योंकि सामने वाला 10 यूनिट ही खरीदेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन वाली यूनिट उसको बेचना चाहूँगा। तो CPU के बेसिस पे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इसको ABCD में से क्या दूँ। सपोज करो मैं एक और कस्टमर के पास गया, वो कस्टमर कहता है कि भाई साहब आज मैं आपसे बस 2500 का माल लूँगा, आपका 4 प्रोडक्ट है पर मैं आपसे बस 2500 का ही बिल बनवाऊँगा। तो मैं इसको वो प्रोडक्ट बेचूंगा, टिकाऊंगा जिसमें मुझे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो हायर हो। तो यहाँ पे मैंने CPU के बेसिस पे डिसाइड किया, यहाँ मैंने PV रेशो के बेसिस पे डिसाइड किया। तो मैनेजरल कॉस्टिंग में ये दोनों ही हमें गाइड करते हैं, ये दोनों फैक्टर्स हमें गाइड करते हैं। ठीक है, सीमांत लागत के तहत निर्णय लेने या खरीदने के दौरान वस्तुओं की बाहरी खरीद मूल्य की तुलना की जानी चाहिए। ठीक है, इसे अपन यूँ समझो कि सपोज़ करो हमारी एक बेकरी है और बेकरी में हमें प्रोडक्ट बनाने के लिए आटा चाहिए होता है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, आटा हम रेडीमेड परचेज कर लें, मान लेते हैं कि वो हमें 32 रुपये किलो में अवेलेबल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अच्छा गेहूं खरीदें और उसको खुद ही पिसाई करवाएं और उसे यूज़ करें। एक जनरल फिनोमेना दिमाग में होता है कि हम खुद खरीदेंगे वगैरह तो हमें सस्ता पड़ेगा, लेकिन अपन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कई बार बाहर से लेना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो बात ये है कि मान लीजिए कि गेहूं को खरीदने और उसको पिसाई करवाने में हमारी कॉस्ट 30 रुपये यूनिट आती है और इसके अलावा हमारी फिक्स कॉस्ट 5 रुपये यूनिट आती है और इन दोनों को मिला के हमारी कॉस्ट हो जाती है 35 रुपये यूनिट। अगर बाय द वे आप यूँ कंपेयर करते हैं कि बाहर से लेते हैं तो 32 का मिल रहा है, घर में बना रहे हैं तो 35 का मिल रहा है, इसलिए 32 इज़ बेटर।
तो मैथमेटिकली यू आर सेइंग राइट कि ये सस्ता पड़ रहा है, लेकिन आप गलत कंपेयर कर रहे हो। मार्जिनल कॉस्टिंग में डिसीजन लेते समय फिक्स कॉस्ट को कंसीडर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो लग रही है। आप ये देखो कि अगर हम आटे के लिए इस तरह के ऑप्शन पे जाते हैं तो कितना रुपये लगेगा, 30 रुपये किलो। तो 30 रुपये किलो को कंपेयर करो 32 रुपये किलो से, और फिर ये सस्ता जान पड़ता है तो ये ले लो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, हमें मेक और बाय, खरीदें या घर में बनाएं, ये निर्णय लेते समय बाहर का जो परचेज प्राइस है उसको हमेशा वेरिएबल कॉस्ट या जिसे मार्जिनल कॉस्ट भी इस चैप्टर बोलते हैं उससे कंपेयर करना चाहिए। उसको फिक्स कॉस्ट से नहीं, उसको टोटल कॉस्ट से नहीं, हमेशा उसको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से कंपेयर करना चाहिए एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, ये वाले तो डिसीजन होते ही नहीं है कि हमेशा बाहर से लेना चाहिए, हमेशा निर्माण करना चाहिए, नहीं, वेरिएबल कॉस्ट से तुलना करने के बाद डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, आसान है, पर सुना हुआ होगा तो आसान लगेगा। अब ये वो क्वेश्चन है जो शटडाउन पॉइंट का थोड़ी देर पहले आया था, ये टफ क्वेश्चन है, देखिएगा। एक संस्था के निम्नलिखित संदर्भ उपलब्ध है, स्थायी व्यय 75,000 रुपये, मतलब ये कारखाना 50% क्षमताओं पे ऑपरेट करेगा, मतलब अपनी आधी क्षमताओं पे ऑपरेट करेगा। आधी क्षमता मतलब मान लीजिए इस कारखाने में 10,000 इकाइयाँ बन सकती है, पर अगर हम 5,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो मतलब आधी क्षमताओं का यूज़ कर रहे हैं, तो 75,000 की फिक्स कॉस्ट आएगी। स्थायी व्यय अगर कारखाना बंद रहता है तो 50,000 आएगी, यानी कल को हमने डिसाइड कर लिया प्लांट शटर नीचे करो, प्लांट बंद करो, तो भी आपका फिक्स खर्चा 50,000 तो रहेगा। इसके अलावा बंद करने में 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा और होगा। 50% कार्य स्तर पर उत्पादन आप 10,000 इकाइयाँ करते हो, तो मतलब इसका मतलब आपकी 100% क्षमता 20,000 को दिखाती है, और 50% क्षमता पे आप 10,000 इकाइयाँ बना सकते हो, बेच सकते हो। और अंशदान प्रति इकाई 5 रुपये है, तो सलाह दीजिए कि कारखाने को चालू रखा जाए या बंद कर दिया जाए। तो अब इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना, नहीं पुष्पा झुकेगा नहीं, हम व्यापार बंद नहीं करेंगे, हम तो चलाएंगे, ऐसा नहीं। अपने को आराम से ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर हम व्यापार को चालू रखते हैं तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, 75,000। और अगर हम व्यापार को बंद का मतलब टेम्परेरी बंद होता है, टेम्परेरी बंद करते हैं तो हमारी फिक्स कॉस्ट आएगी 55,000। किसका 55 कहाँ लिखा हुआ है, 50,000 तो ये है, और 5,000 रुपये बंद करने पे या बंद करके रीओपन करने पे 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपये हो गई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि 20,000 हो गई अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, डिवाइडेड बाय सीपीयू गिवन है, सीपीयू गिवन है कितना, 5, क्या निकल के आया, 4,000। अब 4,000 क्या है, इसको अपन बोलते हैं शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट का मतलब क्या कि अगर जो आप 4,000 यूनिट या उससे ज़्यादा बेच रहे हो तो यू शुड कंटिन्यू, और अगर आप 4,000 यूनिट से कम कर बेच रहे हो तो आपको बंद कर देना चाहिए। अब जैसे एक और बात बताता हूँ, आज के दिन ये 50% क्षमता पे ऑपरेट करेंगे तो उनका उत्पादन 10,000 इकाइयाँ होगा, मतलब शटडाउन पॉइंट क्या है, 4,000 तो मिनिमम सेल चाहिए ही चाहिए। तो उससे ज़्यादा सेल हो रही है ना, तो मैं ये निर्णय दे रहा हूँ कि इन लोगों को कारखाना चालू रखना चाहिए। अब कोई बच्चा क्या करेगा वो भी बताता हूँ कि सर एक बात बताओ, आपके कहने पे अगर मैंने कारखाने को चालू रखा, 10,000 इकाइयों का उत्पादन हुआ, तो 10,000 इकाइयों के उत्पादन पे हमको 50,000 रुपये का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक इकाई पे हम 5 रुपये कमाते हैं। तो 10,000 इकाइयों पे चालू रख के हमारा 50,000 का कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन व्यापार को चालू रखने पे हमारी फिक्स कॉस्ट 75,000 आएगी पहली लाइन में। तो सर ऐसे तो हमको 25,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि लॉस के बावजूद भी चालू रखना है बेहतर है। वो कैसे, वो देखो अब अगर हमने भावनाओं में बह के लॉस से घबरा के अगर व्यापार को बंद कर दिया तो क्या होगा, अगर आप व्यापार को बंद करोगे तो सेल नहीं होगी, वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, लेकिन व्यापार को बंद करने पे भी फिक्स कॉस्ट कुछ तो चालू रहेगी। इन्होंने कहा था फिक्स कॉस्ट 55,000 रुपये आएगी, इसका मतलब कमाई हो गई बंद और फिक्स कॉस्ट हुआ 55,000, तो आपको घाटा कितना हुआ, 55,000 का। तो 55,000 रुपये का लॉस हो जाएगा अगर आप बंद कर दोगे तो, और 25,000 का लॉस होगा अगर आप चालू रखोगे तो। इसलिए हमारा निर्णय यह है कि फैक्ट्री शुड बी कैप्ट रनिंग, कारखाना चालू रखना चाहिए।
जब अगर मान लो किसी को इतना कैलकुलेशन नहीं आता, तो ये डिसीजन कोई इमोशन के बेस पे नहीं लिखा हुआ है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, घाटा होता है तो होने दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, देश नहीं छोड़ेंगे, धंधा बंद नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि कारखाना चालू रखना चाहिए। निर्णय इसलिए आया है, कारखाना चालू रखना चाहिए, ये डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि अगर अपन बंद करने की तरफ जाते हैं तो उल्टा आपका लॉस ज़्यादा होता है। तो शटडाउन पॉइंट आपको अपने लॉस को मिनिमाइज करने में मदद करता है, अपनी हानि को घटाने में मदद करता है। हो सकता है कैलकुलेशन से ये निकल के आता कि हमें बंद करने में भलाई है, ऐसा निर्णय भी आ सकता था, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, नेट अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीपीयू, इससे आपको पता लगेगा शटडाउन पॉइंट। इफ यू कैन सेल मोर देन शटडाउन पॉइंट यू शुड कंटिन्यू, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक शटडाउन पॉइंट सेल, अगर आप शटडाउन पॉइंट के बराबर सेल भी नहीं कर सकते तो बेटर इज बंद कर दो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है कारखाना चालू रखना चाहिए। ठीक है, आगे समझा भी रखा है। अब एक टॉपिक जो मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ साथ, यानी कॉस्टिंग की टेक्निक में एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक और एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक की खास बात यह है कि उसमें वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट को भी ध्यान रखा जाता है। और चूंकि ऐसा करते हैं तो स्टॉक का जब वैल्यूएशन होता है तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ज़्यादा मूल्य पे होता है। इसे आप यूँ समझिए कि सपोज कीजिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 90,000 रुपये और आपकी फिक्स कॉस्ट है 30,000 रुपये, कहानी है। और अगर मान लीजिए कि आप 10,000 इकाइयाँ बनाते हैं तो आपका वेरिएबल कॉस्ट हुआ 9 रुपये यूनिट और आपका फिक्स कॉस्ट हुआ 3 रुपये यूनिट। तो होगा ये कि मार्जिनल कॉस्टिंग में बचे हुए माल का वैल्यूएशन होगा 9 रुपये पे, यानी एट द रेट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड में बचे हुए स्टॉक का मूल्य, एक यूनिट का मूल्य 9 रुपये माना जाएगा, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के केस में एक यूनिट का कॉस्ट 12 रुपये माना जाएगा। तो कुछ खास बातें बताता हूँ। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चूंकि फिक्स कॉस्ट को ध्यान रखा जाता है, इसीलिए आपके स्टॉक का मूल्य जब भी आएगा तो उसमें ज़्यादा आएगा, और जब क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य ज़्यादा आएगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इससे 3 स्थितियाँ निकल के आती हैं। अगर आपका जितना प्रोडक्शन हुआ उतना ही सेल हुआ, यानी आपका प्रोडक्शन की मात्रा और सेल की मात्रा बराबर है, तो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में इक्वल प्रॉफिट शो होंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपने 10,000 यूनिट को बनाया और 8,000 यूनिट को बेचा, यानी आपका प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल से, अगर ऐसी स्थिति होगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में उसकी जो मेथडोलॉजी है उस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। अब वो मेथडोलॉजी बताने में समय लग जाएगा, पर मैं आपको बताऊं बीकॉम के जो क्वेश्चन होते हैं या यूं कह लीजिए कि जहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं या सीए साइड में भी होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको मार्जिनल कॉस्टिंग के तरीके से प्रॉफिट तक पहुँचा जाता है, उसका रास्ता अलग होता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट पे पहुंचा जाता है, उसका रास्ता अलग होता है, और दोनों में अलग रिजल्ट आता है। और देखा गया है कि जब प्रोडक्शन ज़्यादा है सेल से तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विल बी शोइंग अ हायर प्रॉफिट, एंड द रीज़न इज सेम कि उसमें स्टॉक का मूल्य ज़्यादा मूल्य पे दिखाई देता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी कि अगर सेल की मात्रा प्रोडक्शन की मात्रा से ज़्यादा है तो फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई देगा। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि सेल की मात्रा प्रोडक्शन की मात्रा से ज़्यादा है, यानी ये कैसे हो सकता है कि हमने प्रोडक्शन तो किया 10,000 यूनिट का और हमने सेल कर दिया मान लो 13,000 यूनिट, तो ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तभी संभव है जब ओपनिंग स्टॉक हो। पर अगर ऐसी स्थिति बनती हुई है कि सेल इज मोर देन प्रोडक्शन, तो इस केस में मार्जिनल कॉस्टिंग विल बी शोइंग हायर प्रॉफिट। ये मैंने तीनों स्थिति जो हो सकती है तीनों बता दी। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, कहता है कि दोनों ही मेथड में प्रॉफिट समान कब होगा? प्रॉफिट समान तब होगा जब या तो ऑप्शन होगा प्रोडक्शन इक्वल टू सेल, या यूं कह लो जब क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग स्टॉक हो ना क्लोजिंग स्टॉक हो। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होता है टेक्निकली कि प्रोडक्शन इक्वल टू सेल, क्योंकि आपने जितना माल बनाया उतना माल बिक गया, तो इसका मतलब कोई स्टॉक है ही नहीं। और अगर ऐसा है तो दोनों मेथड में आपका लाभ समान होगा, तो इसका आंसर सी रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछता है कि अगर सेल प्रोडक्शन से ज़्यादा होती है तो क्या होगा? अगर सेल की मात्रा प्रोडक्शन की मात्रा से ज़्यादा होती है तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट होगा वो ज़्यादा दिखाई देगा। मार्जिनल कॉस्टिंग विल शो अ हायर प्रॉफिट। सीमांत लागत के तहत अवशोषण लागत से लाभ अधिक होता है। ठीक है,
क्यों होता है वो मुझे बताना चाहिए, पर वो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और एक और बात मैं कहा था शुरू में कि मैं 30 क्वेश्चन इसके कराऊंगा, लेकिन अगेन लंबी वीडियो हो जाएगी, 1 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो होने पे बच्चा वैसे बोर ही हो जाता है। तो मैं 20 क्वेश्चन ही कराऊंगा, बाकी के 40 क्वेश्चन आपको ऐप पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अवशोषण लागत विधि है, यानी ये जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो क्या है? ये कॉस्ट को कंट्रोल करने का एक ट्रेडिशनल मेथड है, हाँ सही है। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की नई विधि है, नहीं। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने की इकोनोमेट्रिक्स मेथड है, नहीं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ट्रेडिशनली चली आ रही है। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, अगर आपने कॉस्टिंग पढ़ी है और कॉस्ट शीट बनाई है तो मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्राइम कॉस्ट आ गया, फिर फैक्ट्री के खर्चे, उसमें अपन फिक्स खर्चे भी देखते हैं, वेरिएबल खर्चे भी देखते हैं, फिर ऑफिस के खर्चे ले लिए, फिक्स खर्चे भी देखते हैं और वेरिएबल खर्चे भी देखते हैं। यानी हम सारे खर्चे को कंसीडर करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल में रहे, कॉस्ट एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस ना करे। तो ये अवशोषण लागत विधि जो होती है वो कॉस्ट कंट्रोल का एक परंपरागत विधि है। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है, अवशोषण लागत विधि, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्चुअली इस टॉपिक को मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ ही पढ़ा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग विधि में आप किसको शामिल करते हैं, फिक्स कॉस्ट को कि वेरिएबल कॉस्ट को? दोनों को। अगर ये पूछे कि मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में किसको शामिल करते हैं, तो इसमें तो केवल और केवल वेरिएबल खर्चों को देखा जाता है। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करो तो उसमें दोनों को देखा जाता है। एक मैं छोटा सा बात बताता हूँ आपको। जब सपोज करो कि हम कुछ टॉय बनाते हैं और उस टॉय को बनाने में आपका मटेरियल लगता है 10 रुपये यूनिट, आपका लेबर या जिसे आप वेजेस कहते हैं वो लगता है 8 रुपये यूनिट, और आपने एक फैक्ट्री किराए पे ले रखी है और उस फैक्ट्री का किराया है 20,000 रुपये, और आप मान लेते हैं महीने के 4,000 यूनिट बनाते हैं इन जनरल आपका आइडिया है कि हम 4,000 यूनिट बनाएंगे, तो आपका फैक्ट्री का रेंट हो गया 5 रुपये यूनिट। तो ये आपने एक यूनिट की फैक्ट्री फिक्स्ड कॉस्ट को एब्जॉर्ब किया। आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि जैसे टॉय को बनाने में 10 रुपये का माल लगता है, 8 रुपये का लेबर लगता है, उसी तरह 5 रुपये किराया लगता है। जबकि किराया तो आपका लगेगा ही लगेगा। ये अगर किराया फिक्स नेचर का है, पीरियड कॉस्ट है, तो ये 20,000 रुपये आपका लगेगा ही लगेगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सोचा जाता है कि एक खिलौने पे कितना किराया लग रहा है, तो 23 रुपये यूनिट हो गई। ऐसे में क्या होता कि अगर मान लो कि आपके 4,000 यूनिट बन भी गए, बन गए, और ये कि आपके 3500 यूनिट सेल हो गए, तो ये कि आपके 500 यूनिट बच गए, तो वो जो बचे हुए यूनिट है उस 500 यूनिट का वैल्यूएशन हम 23 रुपये के हिसाब से करते, और इसी 500 यूनिट का वैल्यूएशन, इसी 23 यूनिट का वैल्यूएशन मार्जिनल कॉस्टिंग वाले 18 रुपये के हिसाब से करते। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन 9,000 रुपये पे आता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यूएशन 11,500 पे आता। तो हमेशा अंतर की वजह होता है स्टॉक का वैल्यूएशन, और स्टॉक के वैल्यूएशन में अंतर आने का रीज़न होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट को भी शामिल किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को तो दोनों ही शामिल करते ही हैं। तो ठीक है, इसका आंसर सी रहेगा। इसके बाद अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, अवशोषण लागत विधि में समस्त लागतों को बांटा जा सकता है। तो जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है उसमें खर्चों को हम इस तरह से बांटते हैं, ये फैक्ट्री का खर्चा है, ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। जब आप कॉस्टिंग के टॉपिक पढ़ोगे ना कभी, तो कॉस्टिंग में क्या होता है, एक तो होती है नेचर के बेस पे कॉस्ट, तो हम बोलते हैं कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, और एक टाइप और होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कुछ पार्ट फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। अगर आप चीज़ों को इस नज़रिए से देखते हो तो कहीं ना कहीं आप समझो कि आप मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जाने वाले हो, जहां आप कॉस्ट के नेचर पे विचार करते हो, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जहां से मैंने पहला क्वेश्चन शुरू किया था, या डिसीजन लेने के लिए आप इस नज़रिए से कॉस्ट को देखते हो, तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हो। और जब आप फंक्शन के हिसाब से जाते हो, कार्यों के हिसाब से, कि ये तो कारखाने का खर्चा है, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित खर्चा है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, तो जब आप इस तरह से फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरफ जा रहे हो। तो ये सही है, इसमें कॉस्ट को इसी तरह से कंसीडर किया जाता है।
तो ये बेटा जी आपका रहा फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बाकी क्वेश्चंस के लिए ऐप पे बने रहिए। पढ़ाना का तरीका अच्छा लगता हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे फ्री कंटेंट के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ बहुत सारा प्रीमियम कंटेंट आपको मिल जाएगा। चलिए।